आज हम लोग क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज दो टाइप की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वैसी एक्टिविटी को कहते हैं जिसके पीछे मोटिव अर्निंग का होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वैसी एक्टिविटीज को कहते हैं जिसका मोटिव अदर देन अर्निंग होता है। रिलीजियस मोटिव हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, पैट्रियोटिज्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अदर देन अर्निंग। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है उसे इकोनॉमिक यूनिट कहते हैं। एक इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट इकोनॉमिक यूनिट होता है। इसी तरह से हाउस होल्ड, फर्म, कंपनीज, ये सारे इकोनॉमिक यूनिट्स होते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी इकोनॉमिक यूनिट्स हैं उन सबको मिला दें तो उसे इकोनॉमी कहेंगे। मतलब इकोनॉमी इक्वल टू सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स। एक इंडिविजुअल के वांट्स अनलिमिटेड होते हैं और रेकरिंग नेचर के होते हैं, लेकिन जिन चीज़ों से वो अपने वांट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है उसे रिसोर्स कहते हैं। ये रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज वैसे रिसोर्स को कहते हैं जिसकी डिमांड उसके सप्लाई से ज़्यादा हो, मतलब स्कार्स हो। इसी सिचुएशन को स्कार्सिटी कहते हैं। और नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज वैसे रिसोर्स को कहते हैं जिसकी सप्लाई उसके डिमांड से ज़्यादा हो, उस सिचुएशन को एबंडेंस कहते हैं। तो ये जो स्कार्सिटी है ये सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रूट कॉज है। अब एक तरफ तो रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, दूसरी तरफ ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं और रेकरिंग नेचर के होते हैं। तो हर इकोनॉमिक यूनिट अपने स्कार्स रिसोर्स से अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। एक रैशनल इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक्स में हमेशा एक रैशनलिटी का एजम्पशन होता है। रैशनलिटी का सिंपल मतलब है बेनिफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन। इस सोच को रैशनलिटी कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में सारे इकोनॉमिक यूनिट को रैशनल मान लेते हैं, मतलब हर इकोनॉमिक यूनिट अपने स्कार्स रिसोर्स के मिनिमम यूज से अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। अब चूंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, तो हर इकोनॉमिक यूनिट अपने स्कार्स रिसोर्स से ही अपने वांट्स को, सारे वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। मतलब एक रैशनल इकोनॉमिक यूनिट अपने वांट्स को प्रायोरिटाइज करता है, अरेंज करता है अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पर, उसकी नीड के बेसिस पर, उसकी इंटेंसिटी के बेसिस पर, और अपने रिसोर्स को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वांट है उसी के सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने रिसोर्स को अपने वांट के सेटिस्फेक्शन के लिए एलोकेट करता है। ये जो रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसे ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। अब हर इकोनॉमिक यूनिट इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करता है क्योंकि हर किसी के वांट अनलिमिटेड होते हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। इसीलिए ये जो रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम है इसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी भी कहते हैं। जो इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वही इकोनॉमी लेवल पर भी है। तो दोनों को अगर इंडिविजुअल लेवल पर
इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर होता है। और जब मैक्रो लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मतलब इकोनॉमिक्स एक साइंस है, समझेंगे। इकोनॉमिक एक साइंस है, और कैसा साइंस? प्योर साइंस नहीं, नेचुरल साइंस नहीं, सोशल साइंस है। जरा इन दोनों में भी फर्क समझेंगे कि जो नेचुरल साइंस होते हैं उनका सब्जेक्ट मैटर मटेरियल होता है, और जो सोशल साइंस होते हैं उसका सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन बिहेवियर होता है। अब जो नेचुरल साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, फिक्स होते हैं, लेकिन जो सोशल साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उसमें उतनी रिजिडिटी नहीं होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। मतलब, और सोशल साइंस भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्चुअल इकोनॉमिक फेनोमेनन को डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव साइंस प्रॉब्लम का वैल्यू जजमेंट या उसका प्रॉपर सॉल्यूशन सजेस्ट करता है, ये समझ लेंगे। प्योर साइंस, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्चुअल इकोनॉमिक फेनोमेनन को डिस्क्राइब करता है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स उसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सजेस्ट करता है। अब जरा अब इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। अब चूंकि रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, उसको अपने वांट को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, और एक रैशनल इकोनॉमिक यूनिट अपने स्कार्स रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करता है, इस तरह से एलोकेट करता है कि उसे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो रिसोर्स को किसी वांट के सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करता है तो उससे नेक्स्ट बेस्ट के लिए यूज नहीं कर पाता है। मतलब बेस्ट बेनिफिट पाने के लिए वो सेकंड बेस्ट को फॉरगो कर देता है। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो सेकंड बेस्ट को फॉरगो कर दिया। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर एक फार्मर अपने फार्म में राइस भी प्रोड्यूस कर सकता है, व्हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर वो राइस को प्रोड्यूस करता है तो और सारे आउटपुट को सेल कर देता है तो वो 10,000 रुपीज अर्न करता है। लेकिन वहीं पर अगर वो व्हीट को प्रोड्यूस करता है तो उन सारे व्हीट्स को सेल करके वो 8,000 अर्न करता है। इसका मतलब एक रैशनल फार्मर अपने लैंड को राइस के प्रोडक्शन के लिए यूज करेगा। मतलब व्हीट के प्रोडक्शन से जो 8,000 के बेनिफिट उसे होते उसको वो छोड़ देता है। मतलब राइस के प्रोडक्शन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हीट का प्रोडक्शन से जो बेनिफिट होता वो होता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का है। इसके और 5 नाम होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। ये 6 नाम हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है, किसी नाम से क्वेश्चन आए सबका आंसर सेम होता है। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ combinations of two goods with full and efficient utilization of available resources and with given state of technology। ये इसका डेफिनेशन है, इसको याद कर लेंगे। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने के लिए कुछ एजम्पशंस भी होते हैं।
सबसे पहला एजम्पशन होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं। नंबर 2, सिर्फ 2 ही कमोडिटी का प्रोडक्शन हो सकता है। रिसोर्सेज फुल्ली और इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं और सारे रिसोर्सेज सारी कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं हैं। और लास्ट एजम्पशन ये है कि ऑल रिसोर्सेज आर नॉट, कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड कांस्टेंट। अब इसी से रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट और होते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो भी समझेंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी फॉरगॉन टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी बाय 1 मोर यूनिट। इसी से रिलेटेड अगला टर्म है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कई बार कंफ्यूजन होता है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक रेशियो होता है ऑफ डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी बाय 1 मोर यूनिट। अब ये जो पीपीसी होता है ये कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। अगर प्रोडक्शन पीपीसी के अंदर हो, विद इन पीपीसी हो, मतलब रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हैं, वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर प्रोडक्शन पीपीसी पर है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर है, तो वो फुल एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। और अगर प्रोडक्शन आउटसाइड पीपीसी है तो वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, मतलब वो गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी से उतना आउटपुट पॉसिबल नहीं है। अब ये समझेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होते हैं और दूसरी बात ये कॉन्केव टू द ओरिजिन होते हैं। अब पीपीसी से रिलेटेड अगला टॉपिक जो होता है चेंज इन पीपीसी। ये चेंज इन पीपीसी 2 टाइप का होता है। एक को मूवमेंट अलोंग सप्लाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं और दूसरा शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। मूवमेंट 2 टाइप का होता है, एक्स का मूवमेंट, राइट वाई का मूवमेंट। जब एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में चेंज होता है तो उसे मूवमेंट कहते हैं। तो एक्स का मूवमेंट राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, वाई का मूवमेंट एक राइटवर्ड लेफ्टवर्ड। और शिफ्ट भी 2 टाइप के होते हैं। लेफ्टवर्ड शिफ्ट को डिक्रीज इन प्रोडक्शन कहेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट को इंक्रीज इन प्रोडक्शन कहेंगे। तो एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछते हैं कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट के क्या रीजन होते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट के क्या रीजन होते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। बंद करें।